आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प केस के बारे में। ये केस हमें दिखाता है कि कैसे एक कंपनी के अंदर की मतलब बोर्डरूम की लड़ाई एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक बिजनेस का झगड़ा फ्रॉड का क्रिमिनल केस बन जाता है। चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, क्योंकि इसके दाव बहुत ऊंचे होते हैं और ये किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। सोचिए, एक सिविल विवाद और एक गंभीर आपराधिक मामले के बीच वो बारीक सी रेखा क्या है और हमारा कानून उसे कैसे देखता है। तो कहानी शुरू होती है एक बोर्डरूम से, एक ऐसी लड़ाई जो अक्सर कंपनियों में होती है, पैसों को लेकर, कंट्रोल को लेकर और आगे बढ़ने की होड़ को लेकर। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कॉर्पोरेट ड्रामा नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका अंत हुआ भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। तो इस कहानी में किरदार कौन कौन है? एक तरफ है रियल एस्टेट कंपनी MS श्रीमुख नमिता होम्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके फाउंडर और उनकी पत्नी, और दूसरी तरफ हैं दो नए डायरेक्टर्स जिन्होंने कंपनी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करीब 30 करोड़ रुपए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 2016 में जब इन्वेस्टमेंट आया तब तो सब बढ़िया था, लेकिन 2021 आते आते पासा पलट गया। फाउंडर कपल ने अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग का इस्तेमाल किया और दोनों इन्वेस्टिंग डायरेक्टर्स को कंपनी से ही बाहर कर दिया। बस यहीं से लड़ाई पहुंच गई NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ये वो खास कोर्ट है जो ऐसे कॉर्पोरेट झगड़ों को सुनती है। और यहीं कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये झगड़ा अब सिर्फ एक सिविल केस नहीं रहा, जहां सिर्फ पैसों या कंपनी के कंट्रोल की बात हो रही थी। नहीं, अब ये मामला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दाखिल हो चुका था, जहां दांव पर किसी की आजादी भी लग सकती है। तो हुआ ये कि फाउंडर ने एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी और आरोप बहुत संगीन थे कि इन हटाए गए डायरेक्टर्स ने गैरकानूनी मीटिंग्स की, फर्जी बोर्ड रेजोल्यूशंस बनाए और यहाँ तक के जाली दस्तावेज बनाकर मंत्रालय की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिए। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ये कोई मामूली क्रिमिनल केस नहीं था। इसमें इंडियन पीनल कोड के साथ साथ कंपनीज एक्ट के सेक्शन भी लगाए गए थे। और जैसे ही कंपनी एक्ट का नाम आया, मामला चला गया एक स्पेशल कोर्ट में, जो खास तौर पे इकोनॉमिक ऑफेंस यानी आर्थिक अपराधों के लिए बनी है। चलिए अब इस केस के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक ऐसी कानूनी गुत्थी जिसे सुलझाना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जरूरी था। ये गुत्थी कॉर्पोरेट फ्रॉड के मामलों से जुड़े कुछ बहुत ही खास नियमों के बारे में है। तो सबसे पहले है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 448। ये क्या कहता है? सीधी सी बात है कि अगर कोई भी इंसान किसी कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जानबूझकर कुछ गलत लिखता है या कोई जरूरी बात छुपाता है, तो वो इस सेक्शन के तहत अपराधी है। लेकिन यहाँ एक कैच है। सेक्शन 448 जुर्म तो बताता है, पर सजा नहीं। सजा के लिए वो कोर्ट को भेजता है सेक्शन 447 के पास, जो फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की सजा तय करता है। तो मतलब झूठा बयान देना कानून की नज़र में एक तरह का फ्रॉड है और सजा सेक्शन 447 के हिसाब से मिलेगी। और अब आता है इस पूरे केस का सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 212(6). इसे आप कानून का गेट कीपर समझ लीजिए। ये नियम साफ कहता है कि अगर मामला सेक्शन 447 यानी फ्रॉड का है, तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति सीधे कोर्ट नहीं जा सकता। शिकायत सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल एजेंसी कर सकती है, SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, या फिर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 कानूनी पहेलियां थीं, सेक्शन 448, 447 और ये गेटकीपर वाला नियम सेक्शन 212(6). तो कोर्ट ने इन सब को जोड़कर अपना फैसला कैसे सुनाया, चलिए देखते हैं। कोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि सेक्शन 448 यानी जुर्म और सेक्शन 447 यानी सजा, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। आप इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और फिर कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। इसका मतलब है कि अगर कानून आपको मेन दरवाजे से आने से रोकता है, तो आप खिड़की से भी कूदकर अंदर नहीं आ सकते। मतलब आप फ्रॉड के गेटकीपर वाले नियम को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपने शिकायत दूसरे सेक्शन के तहत की है। तो कोर्ट की सोच को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, कंप्लेंट है सेक्शन 448 के तहत,
दूसरा, उसकी सजा मिलेगी सेक्शन 447 के तहत। तीसरा, सेक्शन 447 के मामलों में गेटकीपर यानी एसएफआईओ की परमिशन जरूरी है। तो नतीजा क्या निकला? एकदम साफ, ये प्राइवेट कंप्लेंट कानून के हिसाब से चल ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो ये तो हो गई इस केस की कहानी। लेकिन इसका हमारे लिए, मतलब बिजनेस और कानून की दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये फैसला सिर्फ एक कानूनी नुक्ते के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े सेफगार्ड की बात करता है, एक सुरक्षा कवच की। ये इस बात को पक्का करता है कि कोई भी अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को परेशान करने के लिए क्रिमिनल कानून का गलत इस्तेमाल न कर सके। तो आखिर में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। जो कंपनीज एक्ट वाले फ्रॉड के चार्जेस थे, उन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि शिकायत करने का तरीका गलत था। लेकिन इंडियन पीनल कोड के तहत जो जालसाजी जैसे आरोप थे, वो बने रहे। कोर्ट ने कहा कि उन पर केस दूसरी सक्षम अदालत में चलेगा। इस पूरी बातचीत का अगर एक निचोड़ निकालना हो तो वो ये है कि गंभीर कॉर्पोरेट फ्रॉड के मामलों को कोर्ट तक ले जाने का सिर्फ एक ही मेन रास्ता है, और वो रास्ता एसएफआईओ के एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर से होकर गुजरता है। और ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फैसला क्रिमिनल लॉ को एक हथियार बनने से रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी बिजनेस की लड़ाई लड़ने के लिए या अपना स्कोर बराबर करने के लिए क्रिमिनल कोड का गलत इस्तेमाल न करें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये जो गेटकीपर वाला नियम है, ये वाकई में फजूल के मुकदमों को रोकता है, या फिर ये बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया को और मुश्किल बना देता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।